नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं और आज किस तरह से नामांकन भरने की भी प्रक्रिया जो है वो रखी गई थी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के चुनावों में छोटे राजनीतिक दल यहां पर बड़ा खेल करेंगे? पहले चरण में 244 प्रत्याशी मैदान में हैं और पर्चा वापस का आज आखिरी दिन था। वैध नहीं पाए गए जो 35 नामांकन है उन्हें यहां पर खारिज कर दिया गया है। पहले चरण में कुल 23.27 लाख मतदाता यहां पर आप देखिए नुमाइंदों के भाग्य का किस तरह से फैसला करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और 5.66 लाख युवा अपनी निर्णायक भूमिका यहां पर निभाएंगे। कुल मतदाताओं में 11.76 लाख पुरुष हैं और 11.51 लाख महिलाएं, 60 ट्रांसजेंडर इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जहां पर वो कह रहे हैं कि पीएसए का भर भर कर इस्तेमाल किया गया। हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर रियासत के लिए है। कांग्रेस के साथ गठबंधन आसान नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी किया गया। लोकल जेल को यहां भरकर बाहर की जेलों में युवाओं को भेजा गया। विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर घमासान जारी हो चुका है, जिसमें गठबंधन के बाद पार्टियों के नुमाइंदों में नाराजगी देखी गई है। पार्टी के अंदर और बाहर जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और पार्टियों के अंदर अब अंतर कलह मच गई है, क्योंकि आपने देखा कि मंत्रियों के टिकट को काट दिया गया, सांसदों के टिकट को काट दिया गया है। जो पुराने दिग्गज चेहरे थे उनके टिकट को काट दिया गया और नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत पूरी तरह से चरम पर है और लगातार जिस तरह से बातें कही जा रही थी उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस और भी अन्य दल जो कि मैदानी जंग में इस वक्त कूदे हुए हैं। लेकिन इस बीच में हर एक पार्टी के अंदर अंतर कलह जो है वो देखी जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे और साथ ही बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिन दिग्गज चेहरों को मौका नहीं दिया गया है तो उनमें से कई चेहरे निर्दलीय यहां चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अब यहां पर जिस तरह से नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, फिलहाल ये पर्चा भरने का आखिरी दिन बताया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के चुनावों में अब छोटे राजनीतिक दल सियासी खेल बड़ा करने वाले हैं? किस तरह का पूरा समीकरण रहेगा? और उमर अब्दुल्ला की तरफ से जिस तरह से पीएसए को लेकर, जेल को लेकर और उसके साथ साथ यहां पर युवाओं को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राकेश पंत हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। उमर अब्दुल्ला का बयान आपने भी सुना होगा, जिस तरह से आज उन्होंने अपना बयान जारी किया है। लगातार पीएसए को लेकर बात कर रहे थे, कानूनों को लेकर बात की गई, युवाओं को लेकर बात की गई कि भर भर किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कानूनों का किया गया है। किस तरह से इस पूरी स्टेटमेंट को देख रहे हैं दिनेश जी, क्योंकि सियासत तो चरम पर है ही जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहले आशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो मेरे को पैनलिस्ट हैं सबको गुड इवनिंग। जैसे आपने कहा, अब आशा जी इलेक्शन का पूरा फीवर पूरा ना जम्मू कश्मीर में पूरा ग्रिप कर गया इलेक्शन का फीवर। जैसे फर्स्ट फेज के इलेक्शन अब 18 तारीख को होने वाले हैं, लगभग 18 दिन 19 दिन रह गए हैं। तो सभी पोलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा सामने लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने को जो कश्मीर में सूट करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है। जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पीएसए को हटा देंगे। तो ये आने वाले दिनों में सभी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के वादे करेंगी, लोगों को प्रॉमिसेस करेंगी। जब चुनाव हो जाएंगे, सरकार बनती है, तो सरकार क्या फैसला करती है उसके बाद देखा जाएगा। अब मुझे लगता है कि इन चुनावों में जो प्रॉमिसेस होंगे इनको ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में ऐसा दावा किया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज इमोशनल कार्ड तो डेफिनेटली खेलेंगी। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात की है, तो पीडीपी ने सेल्फ रूल की बात की। इसलिए आने वाले दिनों में भी देखते हैं कौन सी पार्टी क्या चाल चलती है, कौन सा एजेंडा लेके सामने आती है, और लेकिन इलेक्शन नैरेटिव क्या बनता है और ये देखना है। इमरान जी वो कह रहे हैं कि सीरियसली किसी भी बयान को लेने की जरूरत नहीं है जो आप लोगों की तरफ से जारी किया जा रहा है, इनफैक्ट सभी पार्टियों की तरफ से। अच्छा जी,
आवाज नहीं आ रही है इमरान जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी 2019 से पहले भी जब ये जम्मू कश्मीर को स्प्लिट नहीं किया गया था और हम उम्मीद करते थे उस वक्त के चुनाव होंगे, उस उसी वक्त उमर साहब ने ये डिसाइड किया था और लोगों में डिक्लेयर किया था कि अगली सरकार आने से पहले, अगली सरकार आने में हम पीएसए को हटाएंगे। और वो उस स्टैंड पे अभी तक है कि नेक्स्ट सरकार आते ही हम इस चीज पे काम करेंगे। बाकी रही, जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इन्होंने ठीक कहा। नहीं, दिनेश जी इनका भाजपा के तो यही प्रवक्ता है नहीं कि है, वो मैं सीनियर भाजपा जर्नलिस्ट प्रवक्ता हैं। नहीं। एज अ जर्नलिस्ट वो हमारे साथ बैठे हैं। सॉरी सर। तो बेसिकली इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैनिफेस्टो के साथ आई है, ये मैनिफेस्टो कोई अभी का तैयार किया हुआ नहीं है। इस मैनिफेस्टो पे पूरा वर्कआउट किया गया है। इस मैनिफेस्टो पे पूरी स्ट्रेटेजीज बनाई गई है कि हमने जो जो वादे इस बार करने हैं, हमने लोगों को, युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है। वो कहां से जनरेट करना है, कहां जॉब वैकेंसीज निकालनी है, उसके लिए पूरा वर्कआउट हो चुका है। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, हम वो निभाएंगे। हमें पता है कि हमने कैसे करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा तैयार किया हुआ है। जो जो वादे इस बार नेशनल राकेश कॉन्फ्रेंस में पंत जी मैनिफेस्टो में किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो मैनिफेस्टो लाया है हम उस पर काम करेंगे और सोच समझ कर मैनिफेस्टो बनाया गया है। आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ बोलिए बोलिए। मैं सुन नहीं पाया उनको, आप रिपीट कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, ये राकेश जी की आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है। दिनेश जी, जिस तरह से इमरान जी भी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, सीधा सीधा वार भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक सवाल और कह दिया गया कि अलायंस जो किया गया है उससे करने में बहुत ही मुश्किल हुई है, बहुत अच्छे से अलायंस नहीं हुआ है, बहुत परेशानी हुई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ नेता जो है वो निकल गए। आपने देखा सीट बंटवारे की जब बात आई है तो पार्टियों के अंदर अंतर कलह जरूर मच गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो। देखिए आशा जी, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें एक एक सीट पे 2-3 लोग जो एस्पायर होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सभी को मैंडेट तो नहीं मिलता। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर कश्मीर वैली की 47 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारी कर रही थी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ सीट अंडरस्टैंडिंग की, जहाँ अलायंस कहें या सीट एग्रीमेंट कहें, तो जो सीट्स कांग्रेस के लिए छोड़ना पड़ी, तो उन सीट्स पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे, जो काम कर रहे थे, वो वर्ड नेचुरल उनमें नाराजगी होगी। तो इस तरह सभी पॉलिटिकल पार्टीज में नाराजगी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बुरी पोजीशन है इस समय वो बीजेपी की है। बीजेपी ने जिस तरह से सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं, उसको लेकर मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने अभी अपने मैंडेट टिकट्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है बीजेपी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा रिवोल्ट है। सबसे मुश्किल बीजेपी के लिए ये राकेश जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जितनी भी लिस्ट अभी तक फाइनल हुई है या बाहर आई है, उसमें सबसे ज्यादा दयनीय दशा जो है वो बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है। और इमरान जी कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो वो लेकर आए हैं बहुत ही सोच समझकर बनाया गया और उस पर काम करेंगे। 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने की वो सबसे पहले बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज स्टेटमेंट भी जारी हुआ था जिसमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीएसए का भर भर कर इस्तेमाल किया गया, जेलों के अंदर युवाओं को डाला गया है। वो पहले तो मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा रिवोल्ट है। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ परिवार बड़ा होता है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहां पर हमेशा इस तरह का कंपटीशन रहता है। और भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लिए देश पहले है और पार्टी दूसरे नंबर पे है। इसलिए ये जो रिवोल्ट आप देख रहे हैं, ये एक परिवार के अंदर जो आंतरिक हमारा लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में, उसी का एक नतीजा है। बाकी पार्टीज में तो किसी को बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस के फैसले तो 10 जनपद से होते हैं वहां से, और उसके बाद यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फैसले होते हैं वो फारूक अब्दुल्ला के घर से होते हैं।
तो ये अच्छी बात है कि हमारे में आंतरिक लोकतंत्र है। तो यहाँ तक कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात जो है वो पार्टी सुन भी रही है और उनका समाधान भी कर रही है। और अगर आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इमरान जी, दिनेश जी, मैं इस पर आपका भी जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं कि जहां पर अंतर्कलह होती है, बड़ा परिवार होता है, तो इस तरह से होती है बातें जहां पर सुनी जाती हैं दूसरों की, जहां सुनी ही नहीं जाती है तो वहां पर अंतर्कलह कहां से आएगी? दिनेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था पार्टी विद ए डिफरेंस, ठीक है। पार्टी को एक डिसिप्लिन पार्टी कहा जाता था। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जनसंघ के टाइम से कि आपने एक लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की और उसको विड्रॉ करना पड़ा विद इन मिनट्स। तो ये भारतीय, ठीक है, पार्टी बड़ी हो गई है, बड़े बड़े लोगों ने अपने अपनी दावेदारी की, एक एक टिकट पे 6-6, 7-7, 8-8 लोग दावेदार थे। लेकिन पार्टी में इतना डिसिप्लिन तो होना चाहिए कि जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो बाकी लोग बैठ जाएं। अभी आज लास्ट डेट थी जैसे आपने कहा, तो पार्डर में भी इनका रेबल कैंडिडेट है, रामबन में भी इनका रेबल कैंडिडेट है। अगर 2 सीट्स पे इनके पोटेंशियल रेबल कैंडिडेट है, उन्होंने आज विड्रॉ नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को फिर सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि इस पार्टी में इतना अनुशासन रहता था, उस पार्टी में लोग एज ए रेबल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक सोच विचार का विषय है बीजेपी को, इसको सीरियसली लेना चाहिए। जवाब दीजिए राकेश जी। और एक सवाल को यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा बयान जो है वो दिया था। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरफ ध्यान न देकर अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपनी पार्टी को संभालने की जरूरत है। मैं उमर साहब जो है, मैं उनकी बात को अन्यथा तो नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके वहां ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना घर संभालें और उसके बाद कश्मीर में जो और जम्मू में जो आपने 32 सीटें कांग्रेस के लिए रखी हैं, आपके वहां भी यही स्थिति है। कम से कम हमारा ये तो है कि परिवार इकट्ठा है। आज ना कल जो लोग गए हैं वो यकीनन एक दिन लौट आएंगे। और दूसरा, समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेगी। और इसी का सपना लेकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है इमरान जी, आवाज आ रही है? ये इमरान जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहा है। आज आपने देखा कि महिलाएं भी बाहर आई, वो भी प्रोटेस्ट करती नजर आई, बीजेपी के मुख्यालय में पहुंची थी, गेट तक नहीं खोला गया। कई तरह के आरोप महिलाओं की तरफ से भी लगाए गए कि 33% आरक्षण देने की बात होती है, लेकिन सीट की जब बात आई है तो ज्यादातर नदारद ही महिलाएं देखी गई। ये सारे जो महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेके, महिलाओं के राजनीतिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना महिलाओं को, ये सिर्फ खोखले दावे साबित हुए हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। अभी तक जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें शायद एक ही महिला है जो किश्तवाड़ से चुनाव लड़ रही है, बाकी किसी महिला को टिकट नहीं मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी ज्यादा महिला, सिर्फ अभी तक जो मुझे लगता है सकीना इट्टू, उन्हीं को टिकट मिला है। पीडीपी की तरफ से भी कोई बड़ी महिला नहीं, इंतजाम मुफ्ती को टिकट दिया गया। ज्यादा महिलाओं को शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक आध और महिला को टिकट दिया। लेकिन जो 33% की बात होती है, 50% आबादी है लेकिन 33% भी आप टिकट नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ा एक भेदभाव है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बातें करती हैं, रियलिटी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहती, क्योंकि जो मैंडेट सभी मेन स्ट्रीम पार्टी ने अनाउंस किए हैं उससे ये क्लियर हो गया कि इनके जो वादे थे वो सिर्फ खोखले दावे थे, खोखले वादे थे। सिर्फ ये जो मतलब बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज में सिर्फ बातें करते हैं। महिलाओं को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई सीरियस थॉट नहीं दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है राकेश जी, जिस तरह से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे वो लिस्ट में तो कहीं नजर नहीं आया है, जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं। आप किश्तवाड़ को भूल रहे हैं, वहाँ सुश्री परिहार को टिकट दिया गया है और वो उस परिवार से आती हैं जिस परिवार ने इस जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, डोडा की शांति के लिए बलिदान दिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल करी है कि उनको टिकट दिया गया। अगर आप बाकी लोगों की लिस्ट देखेंगे तो महिलाएं उसमें नदारद हैं।
उल्टा ये लोग इस तरह का प्रपंच रखते हैं कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहां पर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी भी आपने देखा होगा संसदीय चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन महिलाओं के साथ अगर महिलाओं के लिए कोई बात करनी हो या उनको कहीं पर कोई मैंडेट देना हो तो ये पार्टियां बहुत पीछे हैं। इमरान जी, आवाज आ रही है क्या? दिनेश जी, जिस तरह से आज पीएसए को लेकर भी सवाल उठा दिया गया, इससे पहले पोटा को लेकर भी बात कही गई थी, उसके बाद आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि जम्मू के जेलों को भरकर बाहर की जेलों में भी युवाओं को डाला गया है, तो उस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने ये छोड़ दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लड़ाई है और महज कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाम की लड़ाई है। देखिए आशा जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा में ये मुद्दा बनाया था कि ये चुनाव जो है 370 को लेकर है, लेकिन उसमें अगर आप देखें कि जम्मू प्रोविंस की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो क्या उसमें ये मैसेज आता है कि जम्मू प्रोविंस पूरा 370 के एब्रोगेशन के सपोर्ट में है? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इमोशनल इश्यूज को आगे करके कश्मीर वैली में अपना जो उनका ग्राफ है उसको रेज करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद देखिए कि किसकी सरकार बनती है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे सरकार बनाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बनेगी। अगर दोनों पर, जब बीजेपी की किसी और पार्टी के साथ सरकार बनेगी, जब वो बीजेपी किसी और पार्टी के साथ आती है, कौन सी पार्टी कैसे बनती है, कोalition बनती है। क्योंकि दिनेश जी, जम्मू कश्मीर में तो हमेशा से सवाल यही रहा है कि फुल मैंडेट में तो कोई पार्टी अभी तक आई नहीं, और जो आई है उन्होंने भी किस तरह से काम किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी ना किसी के साथ की जरूरत रहेगी, चाहे वो पीडीपी है तो पीडीपी को कांग्रेस की भी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो साफ ना कर दिया गया है। इमरान जी जरा जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पीएसए को लेकर जिस तरह से आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जब यहाँ पर मैंडेट मिलता है ये तो जनता के हाथ में है, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से काम होगा। यानी कि इलेक्शन के पहले यहाँ पर जिस तरह से आप लोग बड़ा दावा पेश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आम जनता पूरी तरह से फोकस्ड है। देखिए ऐसा जी, हम कोई लोगों को लुभाने के लिए ये मैनिफेस्टो या कोई ये नारा नहीं लगा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है, जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस चीज से सफर कर रहे हैं, जो भी वो प्रॉब्लम होगी हम उसको हटाने का काम करेंगे। और हम लोगों से वादा करते हैं कि सबसे पहले पीएसए तो हमारी मेन लड़ाई है, पीएसए के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम हटाएंगे। और सबसे पहले उमर साहब ने अभी, आप थोड़े दिन पहले आप देखेंगे मैनिफेस्टो जिसे रिलीज हुआ था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि पहली असेंबली लगते ही पहले दिन एक पहला रेजोल्यूशन पास होगा, जितने भी नए कानून बने हैं और उसमें एक पीएसए भी है, वो सारा हटाने का हम काम करेंगे। राकेश जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जैसे ही असेंबली लगेगी, फर्स्ट असेंबली का जो सेशन होगा उसी के दौरान कानूनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक और सवाल यहाँ पर मैं इमरान जी के साथ भी लूंगी, लेकिन पहले राकेश जी आप जवाब दे दीजिएगा इस पर। वो जीत कर आएंगे। कश्मीर में संसदीय चुनाव में आपने देखा है कि उमर साहब और महबूबा मुफ्ती, उन्हीं कश्मीरी लोगों ने उनको वहां पर हराया है। और यहाँ तक ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, पिछले जो 70 साल गुजरे हैं उसमें हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ किस तरह किया जाता था, ये भी सबके सामने है। अगर उनकी शादियां जो है वो पार हो जाती थी तो उनके अधिकार यहाँ पर खत्म कर दिए जाते थे। तो इसलिए सबसे पहले महिला शक्ति से, मातृशक्ति से इनको माफी मांगनी चाहिए। और रही बात इनके मैनिफेस्टो की, घोषणा पत्र में ये लोग लिखते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा। भाई किस तरह छोड़ा जाएगा? उनके ऊपर केसेस है, देश के विरुद्ध जंग छेड़ने के केसेस चल रहे हैं। वो मामला जो है वो कोर्ट देखेगी, इनका मैनिफेस्टो नहीं देखेगा। और यहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने, नागरिकों ने पहले भी देखा है कि किस तरह इन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी करी। चलिए इमरान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि किस तरह से छुड़वा देंगे आप जिन पर देशद्रोही मुकदमे चल रहे हैं। मैं एक बात और बोल दूं कि जो इनका घोषणा पत्र है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाने के लिए है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अभी कहा कि 100 साल भी लग जाएं तो भी 370 वापस नहीं आ सकती। तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए इमरान जी। ये दोहरी राजनीति जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा जी, इन्होंने 2-3 चीजों के बारे में बात की, थोड़ा सा प्लीज मेरे को टाइम दीजिए, मैं थोड़ा इनको जवाब दे दूं। पहली चीज तो ये कि ये जिन्होंने
कहा कि घोषणा पत्र में ये लिखा है कि सबको छोड़ा जाएगा। बिल्कुल गलत। इन्होंने ये घोषणा पत्र को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। हमने घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे भाई जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में बंद है, उनको जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन उनसे मिल सके। तो कानूनी हक पूरे मुल्क के कैदियों को है, वो उनका भी होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें यह है कि एमनेस्टी बेस पे देखेंगे कि जिनके केसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोर्ट को देखना चाहिए और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और जहां जहां पॉसिबिलिटी है उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने और कही है कि फारूक साहब ने ये कहा कि 100 साल लगेंगे 370 वापस आने के लिए। तो बेसिकली ये पूरी स्टेटमेंट इन्होंने सुनी थी। उन्होंने कहा कि आज भी अगर हम स्प्लिट हो जाए, आज भी अगर हम डिवाइड हो जाए और उन्हीं ताकतों को फिर से ताकत देते जिन्होंने हमारी रियासत के साथ ये हाल किया, तो वो फिर तो 100 साल लग जाएंगे 370 को वापस लाने के लिए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि डॉक्टर जब भी कोई बयान देते हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। राकेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी, वो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ का बयान को सामने पेश किया गया है, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया और ऐसा लिखा भी नहीं गया है। जो फारूक साहब ने कहा वो पब्लिक डोमेन में है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ तक बात है कि इन्होंने अभी कहा कि हम अपने भाइयों को जो जेलों में बंद हैं उनको छोड़ेंगे। ये आतंकवादी जो है वो इनके भाई हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। और दूसरा, किसी भी तरह की मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। किसी भी तरह की जिहादी मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक कश्मीर के मुसलमानों का सवाल है, कश्मीर का जो मुस्लिम है, राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र के साथ है, क्योंकि उन्होंने विकास देखा है। उन्होंने इतने सैलानी आते हुए देखे हैं, 2 करोड़ के लगभग सैलानी आए हैं। 370 जाने के बाद की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अच्छा है कि आप भी देखती है और पूरा भारतवर्ष भी देखता है। ठीक है राकेश जी। दिनेश जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो को पढ़कर, हाँ जी, इनकी भाजपा की मानसिकता तो उससे झलकती है कि आपको देख लेना चाहिए। कल इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे डोडा से जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं डोडा ईस्ट से, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। ये क्या बात करेंगे दिनेश जी, आपने दोनों पार्टियों को सुना, क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है? आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव में ये सब चलेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनल, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद पावर अटेक करना होता है। तो इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएसए की बात कर रही है, बीजेपी के कुछ लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। तो ऐसे समय में ये सब कुछ होता रहेगा। तो लेकिन लोगों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए भी कि वो भाईचारा बना के रखें। चुनाव मुद्दों पे लड़े जाएं, जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ने चाहिए, इमोशनल इशू पे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। राकेश जी, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि इमोशनल मुद्दों से हटकर आम जनता की भलाई के मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जहां तक ये जिस बयान की बात कर रहे हैं, ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा, पहले तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं होगा, और अगर कहा है तो पार्टी की जो लाइन है वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ठीक है, तो इसलिए कौन क्या कहता है वो उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, उस पर इमरान जी बात करने की आवश्यकता है। जवाब दीजिए इमरान जी। अच्छा जी, मैं इनको वो फॉरवर्ड भी कर दूंगा और पब्लिक डोमेन में टैग भी कर दूंगा आपके चैनल को। दूसरी चीज ये, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो भाजपा के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, एक दूसरा वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है डोडा ईस्ट से। राकेश जी, राकेश जी जवाब दीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ। उनकी बात मुझ तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि नेटवर्क इशू है मुझे लगता है, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको संगठन का जो आधिकारिक बयान है उनको तवज्जो दी जानी चाहिए, कौन क्या कहता है। और जिस तरह की मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बयान इस तरह का दिया है तो फिर वो उनका जाति बयान हो सकता है, कुछ ऐसा?
मैंने सबसे लेकिन पहले आपको लगता है कि इस तरह के जाती बयान भी होने चाहिए राजनीति के अंदर? वो इंडिविजुअल नहीं है इस वक्त, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाजपा को डोडा ईस्ट से इस वक्त, वो इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ तक वो भारतीय रिप्रेजेंट कर जनता रहे हैं पार्टी, इस वक्त वहाँ से। चलिए आप सुन लीजिए, दिनेश ये जी। अपना ये आपने उनके भाषणों के लिए रखी है चुनाव में अपनी ताकत। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने सबसे पहले कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने दिनेश चलने जी। में विश्वास करती है। ये नारे नहीं है आपके, ये नारे ये ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है, ये ग्राउंड पे कहीं भी इन्हीं नहीं है। नारों ठीक है, हो गया। इन्हीं नारों ने आपको, दिनेश जी। अरे इन्हीं नारों ने आपको, सुन लीजिए आप, इन्हीं नारों ने आपको जम्मू कश्मीर के संसदीय चुनाव में हराया। वहां पर कश्मीर में जो कश्मीर का राष्ट्रभक्त युवा है वो नौकरी की तलाश में है, जो कश्मीर का युवा है वो विकास की तलाश में है। उनके हाथों में पत्र, आप बताइए कितनी नौकरी आपने उनको दी, कितना विकास आपने उनका किया, बताइए लोगों को आपने उनको दी। ठीक है धारा इमरान जी, हो गया। 370 टूटने के बाद, धारा 370 टूटने के बाद 25,000 युवाओं को रोजगार दिया गया और विकास जो है जम्मू कश्मीर विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है। सुनिए, धारा 370 हटने के बाद जहाँ हम मुल्क पर चलिए, फिलहाल तो अक्टूबर में इसका फैसला हो ही जाएगा कि आखिर गेंद किसके पाले में गई है। लेकिन अभी आप देखिए, बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी जरूर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी जुड़ने के लिए, इमरान जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी। तो आपने देखा कि सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं, लेकिन आज पर्चा भरने की अंतिम तारीख थी, जिसे आप देखिए किस तरह से अपना अपना पर्चा भर दिया गया है। लेकिन लगातार राजनीति जो है वो गर्माती चली जा रही है, जिसमें सेंटिमेंट्स की राजनीति भी हो रही है और जनता को लुभाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि किस तरह से वोट अपना देकर नुमाइंदे को चुनना है और सत्ता में बिठाना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।